Hello everyone. Now we start the part second of issue of shares. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे. उसका टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स या शेयर. सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कि क्या होती है शेयर कैपिटल कंपनी की. तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होती है, उसकी कैटेगरीज क्या होती है. शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर कैपिटल क्या होती है? ऐसी कैपिटल जो हम शेयर्स इशू करके पैसा कमाएंगे, उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो कैपिटल हम शेयर मार्केट में शेयर इशू करके उससे कमाने वाली कैपिटल को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है, वो ऐसी कैपिटल जो हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे, उससे पैसा आएगा, वो पैसा हम लोग बिजनेस के अंदर लगाते हैं. तो बिजनेस के अंदर लगाया है तो वो एक कैपिटल ही है. तो किसके द्वारा लगाया है? शेयर्स के द्वारा. किसके द्वारा? शेयर्स के द्वारा. तो उसको इसलिए हम लोग बोलते हैं, उस कैपिटल को इसीलिए हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. और ये किससे कलेक्ट होती है? पब्लिक से हम लोग कलेक्ट करते हैं बाय इशूइंग शेयर इन द मार्केट. शेयर को मार्केट में इशू करके पब्लिक से हम लोग कलेक्ट करने वाला अमाउंट जो होता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं. इट इज एन अमाउंट कलेक्टेड बाय द कंपनी बाय प्राइवेटली प्लेसिंग द शेयर्स. प्राइवेट कंपनी ही इस शेयर्स को, ऐसी कैपिटल को यूज देती है स्पेशली, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ही शेयर्स को मार्केट में इशू कर सकती है. और मार्केट में इशू करना और उससे पैसे कमाना वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही करती है. ठीक है, अब इनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं. किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? कैटेगरीज. इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं. इन कैटेगरीज जो है, देखो बहुत टाइप की है. फर्स्ट है ऑथराइज्ड शेयर. ठीक है. सेकंड है इशू शेयर. थर्ड है सब्सक्राइब शेयर. ये वापस टू टाइप्स की है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब not fully. Okay, next है called up capital. Paid up capital. I don't have a space here, so मैं उसको नीचे लिख रही हूँ. called up हो गया, paid up हो गया. कॉल्ड अप में एक कॉल्ड अप आ गया, अनकॉल्ड आ गया. चलो कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल. ओके, एंड द लास्ट वन इज रिजर्व कैपिटल. अब हम इनके बारे में पढ़ते कि ये होते क्या क्या है. ये होते क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग. देखो, ये जो कैपिटल होती है, ठीक है, ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी के एमओए में, कंपनी जो है रजिस्टर्ड के वक्त एमओए में लिखती है. एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी मेंशन करती है कि हम शेयर से इतना ही पैसा कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते. वो गवर्नमेंट इनको एक इंस्ट्रक्शन देती है कि आप इससे ज्यादा पैसा बाय शेयर से नहीं कमा सकते. तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होती है वो एमओए में हम लिखते हैं. जैसे कि मैंने लिखी है 50 लाख, तो मैं बाय शेयर्स इशू करते वक्त इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती. शेयर से
इससे ज्यादा पैसा मैं कंपनी के अंदर नहीं कमा सकती। तो मेरी एक लिमिट है जो कि लिखी हुई होती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल ये हो गया ऑथराइज के मतलब जो भी रिटर्न डाउन होती है, जो कैपिटल रिटर्न की गई है किसमें, एमओए के अंदर। अब हम बात करते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल की। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है इसमें से हम लोग कितना पार्ट इश्यू करेंगे। इस कैपिटल में से ये कैपिटल हम लोगों को कमानी है, इतने शेयर्स या लिमिटेड जो भी शेयर्स होते हैं वो भी इसमें रिटर्न डाउन होता है कि भाई इतने शेयर्स आप इशू कर सकते हो। इसका छोटा छोटा पार्ट इशू कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो मतलब ये पर्टिकुलर इसमें सब कुछ रिटर्न किया गया होता है। जैसे पार्टनरशिप में रिटर्न किया हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो डीड में हम लोग सब कुछ लिखते हैं, तो यहाँ एमओए में सब कुछ लिखता है कंपनी का। तो जो चीजें लिखी हुई होती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब इसमें से जैसे मैंने 5 लाख शेयर्स इशू किए मार्केट में, 5 लाख शेयर्स या 5 लाख शेयर्स इशू किए, तो जितना मैं इशू करूंगी मार्केट के अंदर, जितना मैं इशू करूंगी मार्केट के अंदर, ये सिर्फ एक एग्जांपल ले लूं मैं, हाँ, जितना मैं इशू करूंगी मार्केट के अंदर उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। जितना मैं मार्केट में इशू करूंगी, ये तो मेरी टोटल हो गई। अब मैं इसमें से कितना इशू करूँ मेरे ऊपर, ठीक है, कंपनी के ऊपर है, मेरी कंपनी तो मेरे ऊपर है। तो मैं जितना इशू करूंगी उसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अब मैंने इशू तो बड़े 5 लाख किए, अब मेरे इसमें सब्सक्राइब कितने होंगे, कितने परचेज किए जाएंगे। जैसे मेरे इसमें से 1 लाख के परचेज किए गए हैं शेयर्स, तो जो परचेज किए जाएंगे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब इसमें से जो सब्सक्राइब किए गए और जिनका पैसा पूरा पूरा आ चुका है, जैसे 90,000 लोगों का पैसा पूरा आ चुका है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, जिनका पैसा पूरी प्रॉपर तरीके से आ चुका है। और इसमें से 10,000 जो है उनका पैसा नहीं आया है। तो सब्सक्राइब तो किए थे हम लोगों ने, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ हमारे पास। और ये ऐसे थे जिनको सब्सक्राइब किए थे और उनका पेमेंट भी हो गया, तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और ये ऐसे अमाउंट होते हैं जिसको सब्सक्राइब तो हमने किया था लेकिन फुली पेड अप नहीं हुआ, उनका पेमेंट पूरी तरीके से हमारे पास नहीं आया, तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। ये शेयर हो गए। इसके अंदर भी 3 सिचुएशन बनती है। जैसे मैं बात करूं, एक शेयर मेरा 10 रुपए का था, एक शेयर मेरा 10 रुपए का था, तो इसमें 3 सिचुएशन बनेगी। देखो 10 रुपए का शेयर था, 8 मैंने मंगाए, 6 आए। 10 रुपए का एक शेयर था, मैंने 8 रुपए मंगाए थे और 6 आ गए, बाकी के 2 आए नहीं, तो पूरे 10 तो मेरे पास नहीं आए ना, तो ये भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप था। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए मंगाए लेकिन 8 आए, तो ये भी इसी केस में आएगा। 10 रुपए का शेयर था, मैंने मंगाए कितने हैं, 8 मंगाए और 8 आए, तो ये भी इसी केस का है। मतलब जब तक मेरे पास पूरे 10 रुपए नहीं आ जाएंगे वो सारी सिचुएशन इसमें आएगी। जब तक मेरे पास पूरे 10 रुपए नहीं आते तब तक वो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में ही वो वैल्यू आएगी। आई बात समझ? देखो जैसे 10 रुपए थे, मैंने 8 मंगाए, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों की कंपनी छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे मंगाती है, तो मैंने 8 ही मंगाए। जैसे मैंने एप्लीकेशन मनी मंगाई, मतलब अपने आप आती है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मंगा दी मैंने, ठीक है, फर्स्ट कॉल मंगा दिया मैंने, सेकंड कॉल अभी तक बाकी है, तो मैंने अभी तक मंगाया ही नहीं, तो वो लाएगा कैसे? लेकिन मेरे पास पूरा 10 रुपए पैसा नहीं आया है, ठीक है, पूरा 10 रुपए नहीं आया, तो वो जब तक सिचुएशन इसी के अंदर आएगी। 10 रुपए थे, 10 रुपए पूरे मंगा दिए मैंने, पर आए 8 ही है अभी तक, ठीक है, लास्ट का पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। 10 रुपए थे, 8 रुपए मैंने मंगाए, 8 रुपए उसमें पूरे दे दिए, लेकिन अभी तक उसमें भी 10 रुपए पूरे नहीं आए। तो ये ऐसी सिचुएशन, तीनों टाइप की सिचुएशन इसी के अंदर आती है। सब्सक्राइब एंड शेयर कैपिटल समझ आ गया, 2 पार्ट्स। अब कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है कि कंपनी कितना कॉल करती है। जैसे कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी तो आप लोग खुद ही देते हो, ठीक है, पैसा कर दे दिया। अलॉटमेंट कंपनी ने मंगाया, पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल कंपनी ने मंगाया, पैसा दे दिया। सेकंड कॉल कंपनी ने अभी तक मंगाया ही नहीं, तो
तक मैंने कॉल ही नहीं किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तीनों हुए। अब मैंने इसका पेमेंट कर दिया, इसका पेमेंट कर दिया, तो ये दोनों पेमेंट पेड अप कैपिटल में चले जाएंगे, ये दोनों पेड अप कैपिटल में चले जाएंगे। इन दोनों का पेमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब कॉल और अनकॉल और पेड अप में डिफरेंस समझे। कॉल का मतलब होता है मेरा मंगवाना, ठीक है, मेरा पैसा मंगवाना उन लोगों से जिन्होंने मेरे कंपनी के शेयर्स परचेज किए। तो जिन्होंने मेरे कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो कितने कॉल किया मैंने उनको अमाउंट, जैसे मैंने एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल किया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने कॉल अप में कर दी, ये दोनों चीजें या ये तीनों ही मैंने पेड कर दी, तो ये पेड अप में चली जाएगी तीनों का अमाउंट। ठीक है, और ये मैंने ना तो कॉल किया तो उसमें चला जाएगा, तो और अगर मैं पेड भी नहीं करूंगी तो अनपेड में चला जाएगा। ठीक है, अनपेड होता नहीं है बट आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कॉल अनकॉल पेड अनपेड मान सकते हो, तो वो पेमेंट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होते तीनों सिचुएशन जो मैंने एक ही एग्जांपल के साथ मंगवा दिए। अब आते हैं रिजर्व कैपिटल में कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी क्या करती है, आप लोगों ने सुना होगा जनरल रिजर्व। ठीक है, अब जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी एक तरह का रिजर्व होता है, और भी बहुत तरीके की रिजर्व होती है जो कंपनी बना के चलती है। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व वो चीज होती है जो कंपनी इन फ्यूचर के लिए पैसा अभी से सेव करना शुरू कर देती है, कि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है या हमारे बाइंडिंग अप के वक्त भी कोई दिक्कत आती है तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो एक साथ इतना पैसा हम लोग लाए कहां से, तो कंपनी क्या करती है शुरू से ही, फ्रॉम द स्टार्टिंग डे वन से ही, जब जब अकाउंट्स क्लोज होते हैं तब तब कुछ अमाउंट प्रॉफिट का वो एक सेव करके रखती है। ठीक है, हम लोग भी जैसे नॉर्मल कोई पर्सन भी, जैसे ऑफिस में कोई काम करता है, रूटीन में कोई काम करता है, ठीक है, हम लोग सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स क्यों करते हैं, कि हमारे फ्यूचर के वक्त काम आ जाए। तो कंपनी भी सेविंग्स करना शुरू करती है, कंपनी सेविंग करती है, अपने प्रॉफिट का थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट, कुछ परसेंट जो कंपनी सेव करती है। तो वो सेव क्यों करती है, कि हम फ्यूचर के लिए कोई लॉस हो जाए या वाइंडिंग अप के वक्त काम आए। तो कंपनीज के अंदर क्या होता है कि जो कैपिटल जो आता है शेयर से, कंपनी उस कैपिटल को रिजर्व करना शुरू कर देती है, बचाना शुरू कर देती है। क्यों बचाती है, कि वो कैपिटल इन फ्यूचर इनको पेमेंट, शेयर्स को पेमेंट करने में काम आए, कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त, लिक्विडेशन के वक्त पेमेंट करने के लिए काम आए। तो इन सबको पेमेंट करना या इनको डिविडेंड पे करना, ये सब चीजें करने के वक्त जब पैसे की नीड होती है, ऐसा नहीं होता है, तो ये रिजर्व कैपिटल उस वक्त काम आती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये होते क्या है, कैटेगरीज कितने टाइप्स की होती है, तो ये कैटेगरी समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स की। शेयर्स इश्यू कैसे करते हैं, क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। चलो पहले हम पढ़ते हैं शेयर्स, उसके बाद पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। अब मैं बात करती हूँ शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, कंपनी क्या होती है। देखो, कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो पैसे क्या करती है, बैंक से उठा लिए, बैंक में भी एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उठा लिए, पर कितने उठाएंगे, कंपनी बहुत हायर लेवल पे चलती है। ठीक है, उनका टर्नओवर, उन पे जितना पैसा लगा बहुत ही हायर लेवल पे करोड़ों में चलता है। ठीक है, तो इतने पैसों से क्या नीड होगी, बताओ, फुल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएगी कंपनी की। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा उठाना स्टार्ट करती है। अब पब्लिक से पैसा, पब्लिक पागल थोड़ी ऐसे पैसा देती, किसी को नहीं देती। आप लोग भी किसी को पैसा दे दो ऐसे ही नहीं देते। तो वो चीज आ जाती है कि पब्लिक पागल तो नहीं है कि बेफालतू ऐसे ही पैसा दे दे अपनी मेहनत का। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि उन पब्लिक को उसके बदले कुछ चाहिए होगा, पैसा के बदले कुछ चाहिए होगा, तो कंपनी ने शेयर्स अलॉट करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट में शेयर्स डालना स्टार्ट कर दिया। तो पब्लिक क्या करती है, शेयर्स को परचेज करती है और वो पैसा कंपनी के अंदर लगाती है, तो उसको बोलते हैं हम शेयर्स। तो कंपनी के लिए एक ऐसा स्टॉक होता है जो धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में कंपनी धीरे धीरे मार्केट में इशू करती है। ठीक है, तो उन इशू करती है तो लोग उसको परचेज करते हैं, लोग परचेज करेंगे तो कंपनी के अंदर पैसा आता है, और कंपनी के अंदर पैसा आएगा तो हमारे सबके लिए भी अच्छा है। देखो, कंपनीज अच्छी चलेगी, कंपनीज बहुत ज्यादा हायर लेवल पे चलेगी, अच्छी चलेगी तो प्रोडक्शन अच्छे होंगे, प्रोडक्शन अच्छे होंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। हर चीज से बेनिफिट एक दूसरे से
एक दूसरे से सारी चीजें कनेक्टेड रहती है, तो बेनिफिट्स बहुत होते हैं। इसलिए शेयर्स अलॉटेड किए जाते हैं कि कंपनी पैसा कमाए, उस पैसे को फिर यूज लेती है। तो उनके पैसा कमाने के बाद वो लोग, जैसे देखो शेयर्स खरीदे उन्होंने मेरे कंपनी के, खरीदे, ए ने खरीदे, चलो अब शेयर्स खरीदे तो वो पैसा उसके बदले, जैसे जो पैसा इसने लगाया, जैसे 10,000 लगाया कंपनी के अंदर, ठीक है, 10,000 लगाया कंपनी के अंदर, ए ने शेयर्स खरीदे, शेयर्स को खरीदा, अब इसी पे इसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, जो पैसा लगाया उस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं लेंगे, डिविडेंड यूज लेंगे कि उनको एज ए डिविडेंड उनको कुछ अमाउंट मिलता रहता है, हर सालों साल प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से उनको कुछ मिलता रहता है। जो भी प्रॉफिट होगा इस साल का तो कुछ परसेंट उनका फिक्स रहता है या अनफिक्स रहता है, तो जैसे भी हो वैसे इनको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। वो शेयर्स अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट भी अलग अलग मिलता रहता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिविडेंड मिलता है, ओके। तो ये होते हैं शेयर्स, ठीक है, ये शेयर्स होते हैं। अब हम शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, शेयर्स को समझ लिया। देखो शेयर्स और स्टॉक इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी विच अंटिल इट्स होल्ड टू बी वन ऑफ द ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो भी उसको परचेज करेगा वो एक ऑनर हो जाएगा कंपनी के लिए, और ये एज ए डॉक्यूमेंट होता है जो लोग पब्लिक परचेज करती है, कंपनी इशू करती है और पब्लिक परचेज करती है, ठीक है। और जब वो परचेज करती है तो वो एक ऑनर बन जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। अ शेयर इज इशूड बाय अ कंपनी और कैन बी परचेज फॉर द स्टॉक मार्केट। शेयर इशू किए जाते हैं, कंपनी इशू करती है, तो लोग कहाँ से परचेज करेंगे, मार्केट से, ठीक है। शेयर्स के अलग मार्केट होते हैं, वहां से परचेज करती है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन शेयर्स परचेज होते हैं, डेली के परचेज चलता रहता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन डज नॉट हैव इट्स ओन कैपिटल। देखो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, उसके बाद खुद की कैपिटल तो है नहीं, तो वो कैपिटल कहाँ से लाएगी, पब्लिक से लेगी, तो इसी तरीके से कैपिटल लेगी। इट इज रेज्ड बाय शेयर होल्डर बाय सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कहाँ से लेगी, अपने शेयर होल्डर से, जो शेयर्स परचेज करते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। उन शेयर होल्डर से पैसा लेगी, कैसे, शेयर्स को इश्यू करके, सब्सक्राइब करके। इन सिंपल वर्ड्स द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ द डिनोमिनेशन, ईच यूनिट इज नोन एज शेयर। कंपनी क्या करती है, एक बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेती है, वो छोटे छोटे भागों को लोग परचेज करते हैं और उससे पैसा कंपनी के अंदर आता है, ये होते हैं। और एक एक यूनिट को बोलते हैं हम लोग शेयर्स। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं। देखो शेयर्स कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के आगे कुछ परसेंटेज लगाया जाता है और वो परसेंटेज डिसाइड करती है कंपनी, ठीक है, लाइक 8% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर। उसका मतलब क्या होता है, देखो उसका मतलब क्या होता है वो सबसे पहले देखो। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप के शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है, एक तो इक्विटी, एक प्रेफरेंस, ठीक है। तीसरा होता है, तीसरा अभी हम बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। अभी 2 के बारे में पढ़ते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों ही कंपनी के ऑनर होते हैं। अगर इक्विटी शेयर परचेज किए मैंने तो मैं कंपनी की ऑनर हूँ, मैंने किसी कंपनी की इक्विटी शेयर परचेज कर ली तो मैं कंपनी की ऑनर हूँ, अगर मैंने किसी कंपनी की प्रेफरेंस परचेज कर लिया तो भी मैं कंपनी की ऑनर हूँ, ठीक है। तो दोनों ही ऑनर है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही ऑनर है तो फिर अलग अलग क्यों है। देखो डिफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस में डिविडेंड राइट जो होता है, डिविडेंड जो मिलता है, डिविडेंड रेट जो होती है वो फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा हुआ होता है उतना %
डिविडेंड इनको पेमेंट किया जाता है। और किससे पहले? इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को पेमेंट किया जाता है। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को पेमेंट किया जाता है, लेकिन इसकी डिविडेंड रेट फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ वो सबको पेमेंट कर देती है पहले। ठीक है, पेमेंट कर दिया सबको, जैसे प्रेफरेंस को पेमेंट कर दिया, और भी कुछ होते हैं जैसे और भी शेयर्स होते हैं, लोन, सबका पेमेंट हो गया। उसके बाद प्रेफरेंस को पेमेंट करेगी। ठीक है, सब पेमेंट के बाद प्रेफरेंस को पेमेंट करेगी, प्रेफरेंस के बाद इक्विटी को पेमेंट करेगी। अगर कुछ बचा तो इक्विटी को मिलेगा, अगर कुछ नहीं बचा तो इक्विटी कुछ नहीं लेके जाएगी। आई बात समझ में? इक्विटी कुछ भी नहीं लेके जाएगी। और प्रेफरेंस भी, अगर प्रॉफिट अच्छा खासा होता है तो प्रेफरेंस भी लेके जाएगी और इक्विटी भी लेके जाएगी। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, ठीक है, इन केस प्रॉफिट नहीं हुआ, सबको पेमेंट कर दिया, कुछ नहीं मिला, तो प्रेफरेंस भी कुछ नहीं लेके जाएगी और इक्विटी भी कुछ नहीं लेके जाएगी। और प्रॉफिट हो जाता है तो पहले पेमेंट इक्विटी प्रेफरेंस को होगा, अगर कुछ बचता है तो इक्विटी को होगा, अगर कुछ नहीं बचता तो इक्विटी को भी नहीं होगा। तो ये फर्स्ट डिविडेंड रेट का डिफरेंस आ गया। उसमें फिक्स रहती है, इसमें नॉट फिक्स रहती है। देखो, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा, दे आर अलाउड टू पे बिफोर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से पहले इनका पेमेंट होता है। दे आर अलाउड टू पे आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बाद इनका पेमेंट होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हुआ कि दे हैव वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स इनको क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स कैसे कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, किसी चीज की वोटिंग करते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते। कुछ एक आधी ऐसी सिचुएशंस आती है जिनको वोटिंग राइट्स मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कब इनको वोटिंग राइट्स का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल चीजों में, नॉर्मल सिचुएशंस में इनको वोटिंग राइट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनको वोटिंग राइट है, इनको नहीं है। ठीक है, अब देखो कन्वर्टेबिलिटी में आते हो, कन्वर्टेबिलिटी में आते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर किसी ने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी शेयर से और किसी शेयर में। लेकिन किसी ने अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो वो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? इक्विटी में। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी लेने हैं, इक्विटी में कन्वर्ट करने हैं अपने शेयर को, इजीली कर सकता है। लेकिन अगर इक्विटी को कोई भी चेंजेस करना है, किसी में भी कन्वर्ट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है इक्विटी और प्रेफरेंस में। इक्विटी और प्रेफरेंस में यही डिफरेंस होता है। तो समझ आ गया थोड़ा बहुत कुछ भी? और क्या होता है? यही सब होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस यही होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी एक सिंगल होता है, लेकिन प्रेफरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स हम लोग पढ़ देते हैं। ये सारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं। ये इतने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कम्युलेटिव में देखो, कम्युलेटिव में क्या होगा? जैसे कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। जैसे पहला साल हुआ, डिविडेंड नहीं मिला, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। मैं डिविडेंड की बात करती हूँ। फर्स्ट ईयर, कंपनी का फर्स्ट ईयर हुआ, डिविडेंड नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला। कंपनी का सेकेंड ईयर हुआ, डिविडेंड नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला। कंपनी का थर्ड ईयर हुआ, इसको भी डिविडेंड मिला और इसको भी मिला। अब मेरी बात सुनना, प्रॉफिट इसमें भी हुआ था, प्रॉफिट इसमें भी हुआ था और प्रॉफिट इसमें भी हुआ था।
अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा तो कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं पेड कर रही है, क्यों नहीं पेड कर रही है? तो ये गलती है कंपनी की, ठीक है। तो कंपनी इस गलती को सुधारेगी। कैसे सुधारेगी? दोनों में ही प्रॉफिट हो रहे हैं, हर साल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इसमें क्या करेगी कंपनी? पहले साल का पेमेंट नहीं किया, दूसरे का पेमेंट नहीं किया, तीसरे साल में फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों का पेमेंट करेगी। इसके अंदर कंपनी पहले दूसरे तीसरे तीनों का ही पेमेंट एक साथ करेगी। यहाँ पे अगर किसी को कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करना है तो वो उनको बेनिफिट ये मिलता है, ठीक है। अब नॉन कम्युनिटी में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ, पेमेंट नहीं दिया, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हुआ, पेमेंट नहीं दिया, थर्ड ईयर का पेमेंट दिया है, प्रॉफिट हुआ फिर भी पेमेंट दिया है, लेकिन इसको क्या मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ एक ही साल का, सिर्फ थर्ड ईयर का ही पेमेंट मिलेगा। ये डिफरेंस होता है कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में, कि इसको बेनिफिट बाद में मिल ही जाता है लेकिन इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। थर्ड ईयर में सिर्फ थर्ड ईयर का ही पेमेंट होगा। ये इनके लिए एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ये शेयर इश्यू होते हैं मार्केट के अंदर। किसी को अपने अपने हिसाब से अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो लोग शेयर्स परचेज करते हैं, तो इसमें ये होता है, ये लॉस रहता है इन लोगों को कि अगर पेमेंट नहीं किया गया है तो जब भी पेमेंट होगा तो उसी साल का पेमेंट होगा, पिछले सालों का पेमेंट नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जितने सालों का पेमेंट नहीं होगा उतने सालों का जब भी होगा तब एक साथ ही होगा, ठीक है। अब देखना मेरी बात, एक चीज और समझ जाती है इसके अंदर। 2 साल तक अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, 2 साल तक अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है फिर भी वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, तो उनको सेकेंड ईयर के बाद इनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। सेकेंड ईयर में उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि वोटिंग राइट्स कब दिए जाते हैं, तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में वोटिंग राइट दिए जाते हैं कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है फिर भी वो डिविडेंड पेड नहीं कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तब 2 सालों के बाद इनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। सिर्फ कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी में नहीं, सारे प्रेफरेंस शेयर्स को, सारे ही प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट मिलता है, ठीक है। कब मिलेगा? जब प्रॉफिट हो रहा है उसके बावजूद डिविडेंड नहीं पे कर रही है। तो ये हो गया कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी। पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेंट की बात करती हूँ मैं। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है कि कंपनी क्या होती है, कभी कभार बहुत खुश होती है, ठीक है। कंपनी क्या होती है, कभी कभार बहुत खुश होती है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है कंपनी को, बहुत ही अच्छा। मतलब क्या आप सोच सकते हो कि हर साल से डबल ट्रिपल प्रॉफिट हुआ है इस बार, ठीक है। तो मैं क्या होती हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं जैसे कंपनी की ऑनर हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं बहुत खुश हूँ, तो कंपनी क्या करेगी? कुछ एक्स्ट्रा जो डिविडेंड का अमाउंट है, जैसे कुछ परसेंट है, जैसे 7% है या 8% है, ठीक है, 7% मान लेती हूँ कि 7% मेरे डिविडेंड का रेट है, 7% मेरे डिविडेंड का प्रेफरेंशियल डिविडेंड का रेट है। तो अगर मुझे प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हुआ है तो मैं इस 7% से इस साल, सिर्फ इसी साल इनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस सरप्लस या बोनस पेमेंट कर सकती हूँ। तो इनको ये बेनिफिट होता है, ठीक है, इनको ये बेनिफिट होता है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में ये बेनिफिट नहीं होता। नॉन पार्टिसिपेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ही हर साल पेमेंट की जाएगी, जैसे मैं यहाँ 12% दे देती हूँ। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि ये इनको एक एक्स्ट्रा सरप्लस या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता है अगर कंपनी बहुत खुश हो कंपनी पे, ठीक है, लेकिन इनको नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि इनके फिर रेट भी कंपनी कम रखती है और इनकी रेट ज्यादा होती है, इनकी रेट ज्यादा होती है। इनको हर साल ऐसे मतलब बेनिफिट के वक्त एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगा, ये फिक्स्ड रहती है, ये फिक्स रहती है, इतना ही पेमेंट इनको मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो, डबल ट्रिपल व्हाटएवर 100% हो, 100% प्रॉफिट हो, लेकिन इनका फिक्स रहता है। लेकिन फिक्स तो रहता है, लेकिन इनके साथ इनकी रेट भी थोड़ी सी हाई होती है। इनके मुताबिक इनकी रेट थोड़ी कम होती है क्योंकि इनको फिर एक्स्ट्रा सरप्लस गिवन किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब आती हूँ मैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में। कन्वर्टेबल मतलब वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में, ठीक है।
और नॉन कन्वर्टेबल मतलब नॉट कन्वर्टेड, कन्वर्ट नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स का, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे, वो इजीली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, किसी भी केस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब आते हैं हम रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है? देखो, जब कंपनी वाइंडिंग अप सिचुएशन पे आती है, जब कंपनी बंद होने की सिचुएशन पे आती है, तो जिन्होंने शेयर्स परचेज किए, जितनी कैपिटल लगाया उनका पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो रिडीमेबल वो वाले शेयर्स होते हैं जिनका पेमेंट वाइंडिंग अप के वक्त किया जाता है। पूरा शेयर्स का पेमेंट कंपनी बंद होने के वक्त उनको पूरा पेमेंट किया जाता है। पे ऑफ, कंपनी बंद होने के वक्त जितने पैसे इसने लगाए हैं किसी एक बंदे ने, उसका पूरा पेमेंट किया जाता है। लेकिन नॉन रिडीमेबल में उस बंदे को पेमेंट नहीं किया जाता, उस बंदे को पेमेंट नहीं किया जाता। उसे पैसे लगाए, बस अब लगा के भूल जा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। डिविडेंड मिलेगा, पर जब तक प्रॉफिट होगा तब तक डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद वाइंडिंग अप के वक्त कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे शेयर्स लोग कम परचेज करते हैं। परचेज करना बंद ही हो गया, तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन कर दिया है, इस पे बैन कर दिया है। तो ये शेयर्स अब इश्यू नहीं किए जाते मार्केट में, लेकिन आपको एग्जाम में इनके बारे में लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि रिडीमेबल कौन से होते हैं और इररिडीमेबल कौन से होते हैं, कि जिनका पेमेंट बाइंडिंग अप के वक्त किया जाता है, फुली पेड किए जाते हैं, लेकिन जिनका पेमेंट नहीं किया जाता। तो ये चीजें होती है प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। अब यहाँ तक तो हमने शेयर्स की बात की थी सिर्फ, अब इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं कि हम लोग कैसे इशू करते हैं शेयर्स को मार्केट के अंदर, किस वे में, किस उनका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है, उनको पढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, पहले क्या करती है कंपनी? सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स के अंदर शेयर्स इशू करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट। मतलब प्रोस्पेक्ट का मतलब मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में कि कंपनी क्या करती है? इनविटेशन देती है लोगों को कि आओ और हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करो। तो उस इनविटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्ट। उस इनविटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्ट। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग शेयर्स को इश्यू करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट प्रोसेस क्या फॉलो करना पड़ता है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट। शेयर इशू करने से पहले हमें प्रोस्पेक्ट इशू करने पड़ते हैं। फिर हमें रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। जैसे जिन लोगों को परचेज करने को आते हैं कि भाई हमें परचेज करने हैं, तो जितनी एप्लीकेशन आती है उतने ही, मतलब जितनी एप्लीकेशन आएगी, जितने लोगों की कि हाँ भरेंगे, उनकी एप्लीकेशन हमें आ गई, मतलब हम समझेंगे, तो वो एप्लीकेशन होती है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। फिर जिनकी एप्लीकेशन आ गई उनको हम लोग सारा प्रोसेस अलॉट करेंगे कि इस पेमेंट में ऐसे पेमेंट आपको हम लोगों को करना पड़ेगा, इस प्रोसेस में हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट। जिन्होंने रिसिप्ट एप्लीकेशन की मनी दे दी, फिर वो किस में चले जाएंगे? अलॉटमेंट के अंदर। तो जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में तो वो खुद आएंगे, हमने जैसे इन्विटेशन किया, वो खुद आए कि हमें खरीदना है, तो आप हमें एप्लीकेशन का अमाउंट हम लोग दे रहे हैं, आप हमें फॉर्म दे दो शेयर्स का। तो हम एप्लीकेशन की मनी वो खुद परचेज दे के गए, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? पहले तो खुद दे के गए, दूसरी हम लोग मंगाएंगे कि भाई सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइम हो गया है, अलॉटमेंट का टाइम हो गया है, तो आप अलॉटमेंट पे कर दो। किनको पेमेंट होगी अलॉटमेंट? जिन्होंने एप्लीकेशन की मनी पर दी है हम लोगों को, उन्हीं से ही हम अलॉटमेंट की मनी मांगेंगे, ठीक है, उन्हीं से ही हम अलॉटमेंट की मनी मांगेंगे। अब बात आती है कॉल्स की, तो कॉल्स में नॉर्मल है, जिनसे अलॉटमेंट पे किया वो कॉल्स भी पे करेंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ये चीज आ गई इसमें इशू ऑफ शेयर्स। अब ट्रीटमेंट ऑफ एंट्री, अब जैसे शेयर्स आते हैं, शेयर जो परचेज किए वगैरह, उनका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंट्रीज
इस पार्ट में हम लोग को ज्यादातर एंट्रीज ही करनी है। इस चैप्टर में एंट्रीज का ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एंट्रीज कैसे करनी है। फर्स्ट क्या आती है, एप्लीकेशन मनी आती है हमारे पास, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड एंड फाइनल। यही आता है हमारे पास, ठीक है, यही आता है। तो अब ये आता है तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है, हम लोग ड्यू करने की एंट्री करते हैं कि ये अमाउंट ड्यू की। तो यहाँ हम लोग नरेशन में क्या लगेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग, अब वो अमाउंट हमें रिसीव हुई है, बीइंग अलॉटमेंट मनी, सॉरी यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। सेम यहीं पे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू और बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, ठीक है। यहां उल्टी आ जाएगी, ये हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और ये हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। पहले क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन कैसे होगी, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि स्कूल के अंदर आप एडमिशन करवाने आते हो, तो आप एडमिशन करवाने आए, टीचर्स से बात की, तो आप क्या करोगे कि मैम मैं, जैसे मैं एज ए पेरेंट मैं जाती हूँ, मैं क्या करूंगी, हाँ मैम ठीक है, आप अपना फॉर्म दे दीजिए और मेरी एडमिशन फीस डिपॉजिट कर लीजिए, एडमिशन फीस डिपॉजिट कर लीजिए और उसके साथ साथ फर्स्ट मंथ की फीस भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो होगी वही एडमिशन फीस होती है, बिना मांगे वो पैसा आता है। तो पहले वो पैसा आता है, तो पहले पैसा आया ना मेरे पास एप्लीकेशन का मनी का, मैं नहीं गई ना उनके पास पैसा लेने के लिए, मैंने उनसे पैसा नहीं मंगवाया, वो खुद आए, उन्होंने खुद पैसा दिया, इसीलिए पहले हमें रिसीव होती है वो एप्लीकेशन की मनी, एप्लीकेशन की मनी, इसीलिए वो पहले रिसीव होती है। तो उसको रिसीव करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। सेकेंड चीज में अलॉटमेंट के वक्त फिर उसमें फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। 2 महीनों में मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगाई, सेकंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट अमाउंट मंगाया, तो पहले मैंने मंगवाया तो मैंने उसको पहले ड्यू किया, फिर मेरे पास पैसा आया तो मैंने उसको पहले फिर रिसीव किया, बैंक से ट्रांसफर करके उसको रिसीव किया। तो फिर उसका सेम प्रोसेस आगे भी चलेगा। फर्स्ट बार मैंने मंगवाया, फिर उसका पैसा आया तो मैंने रिसीव किया, सेकंड बार मैंने मंगवाया, उसका पैसा आया तो मैंने रिसीव किया। तो ये सेम प्रोसेस सब में चलता है, लेकिन एप्लीकेशन में ये प्रोसेस थोड़ा उल्टा हो जाता है। जो एंट्रीज इनमें होती है ना वो एप्लीकेशन में उल्टी चलती है। तो पहले इसमें बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होगा और फिर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आगे बात समझ, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल भी देख लो इसके साथ साथ। 2 लाख शेयर से 2 लाख शेयर से 2 लाख शेयर से मेरी एक शेयर की प्राइस थी 20 रुपीज, एक शेयर की प्राइस थी 20 रुपीज। अब उस 20 रुपीज को मैंने क्या किया, परचेज किया और मैंने कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट मंगवाई। पहले मंगाया मैंने 10 रुपए, फिर मंगाया 5 रुपए, फिर मंगाया 3 रुपए, फिर मंगाया 2 रुपए, ठीक है। तो ये मेरी पूरी 20 हो गई, तो होनी भी चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगी 20,000 2 लाख। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 लाख, यहाँ पे भी मेरी 20 लाख, ठीक है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी मेरे सेम वापस 20 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन का पूरा अमाउंट 20 लाख से ही मैं ड्यू और रिसीव करूंगी। सेकंड क्या है, अलॉटमेंट में 2 5 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 लाख, सेम 10 लाख।
तो जितना मैं ड्यू करूंगी अलॉटमेंट के अंदर उतना ही मैं वापस रिसीव करूंगी अलॉटमेंट के अंदर। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल की, तो 3 इंटू 2 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से ड्यू, 5 लाख से रिसीव। सेकंड कॉल किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 टू 4 लाख से, तो मैं 4 लाख से ही ड्यू करूंगी और 4 लाख से ही रिसीव भी करूंगी। ऐसे यहाँ के एंट्रीज का या यहाँ के शेयर्स का ट्रीटमेंट होता है, कंपनी के शेयर्स का ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है। हमें क्वेश्चंस में गिवन होंगे ये सब जो भी है, ठीक है, हम लोग को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल के एंट्रीज करनी है, एंट्रीज पे फोकस करना है, एंट्रीज गलत नहीं होनी चाहिए। फिर अमाउंट तो इजीली हम लोग को मल्टीप्लाई करके ही लिखना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।